तो ध्यान देना बच्चों लोग, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यूज से हम लोग क्या क्या चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने लिए। तो ध्यान देना, पहला जो इसका एप्लीकेशन होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, इससे आप लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, किसी भी एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, इसको ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो बस इसको समझाने की बस यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखोगे, यहाँ पे इसका पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी एक का 200 है, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 2000 चला गया। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज तो है, बट यहाँ का जो इंक्रीज है काफी ज्यादा जंप है। ठीक है, तो जब भी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू में सडन जंप दिखेगा, जब भी आपको सडन जंप दिखेगा, तो उस पॉइंट पे आपको ये सोचना है कि अब जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो वो नोबेल गैस स्टेट अचीव कर चुका है। इसका मतलब जब भी आपको सडन जंप दिखेगा, उससे पहले यानी ये दोनों पॉइंट पे आपका वैलेंस शेल खाली हो चुका है। यानी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जिस पॉइंट पे सडन जंप हो रहा होगा, उसके पहले जितना ही वैल्यूज होगा उतना ही आपके पास क्या होगा? उतना ही आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। उसी के नीचे फॉर्मूला लिख के समझाया हुआ है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सडन जंप -1, यानी जहां पर सडन जंप होगा उससे -1 कर देना। यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी पे, यानी थर्ड वैल्यू पे सडन जंप दिख रहा है, उसे एक माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। एलिमेंट ए के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। अगर बात करते हैं एलिमेंट बी का, तो एलिमेंट बी में देखना 100, 18,000, 1800, ठीक है, फिर 2700। तो जंप आपको कहाँ दिखा था? यहाँ पर रैपिड जंप है, यहाँ जंप है। इसका मतलब क्या है कि इसमें सेकंड डाटा पे जंप है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 होगा। 2 - 1, 2 - 1 से सकता हो। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपका सिस्टम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। आपका सिस्टम का क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है और नोबेल गैस स्टेट को अचीव कर चुका है। ठीक है, अब सी का बात करेंगे तो सी में देखोगे 700, 2000, 4000 और यहाँ पे 12,000 है। तो जंप आपको यहाँ पे ज्यादा रैपिड दिखेगा, तो जंप इस पॉइंट पे है। जंप इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है? आपके फोर्थ डेटा पे जंप है, तो आपका कितना वैलेंस में कितना टर्न होगा? तो ये कोई 3 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको निकालने के बाद आपके पास जंप दिख रहा है। यानी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस शेल में कितना होगा चलो? तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहला एप्लीकेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो जहां जिस डेटा पर जंप दिखे उस डेटा से एक माइनस कर देना, तो आपको निकल के आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बात करते हुए चलो सेकंड इसका एप्लीकेशन का, तो ध्यान देना, सेकंड एप्लीकेशन होता है कि आपको आपका एलिमेंट का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। ठीक है, तो सेकंड इसका एप्लीकेशन होता है कि हम लोग स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी किसी एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, ठीक है, जब भी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसमें क्या होता है? चार्ज प्लस अक्वायर करते चला जाता है। तो बोला गया है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ता है। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका मतलब क्या बोलेंगे? सेकंड, इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके लिए बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं क्या? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसका हम बात कर रहे हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, अगर उसका डिफरेंस अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, ठीक है, अगर उसका डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम होगा, ठीक है, देन बोला गया है देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम आएगा, यानी लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, उसमें जो हायर स्टेट होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर अगला पॉइंट क्या आपके पास है कि अगर डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then lower oxidation state is more stable, then
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, इसमें आखिर बोला क्या गया है ध्यान देना। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे नीचे आपको एग्जाम्पल समझाया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, तो आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट m है, उसका पहला एंथैल्पी क्या है, तो उसका पहला एंथैल्पी क्या है 7.6 यहाँ पे 7.6 है न्यूट्रॉन वोल्ट। उसका सेकंड एंथैल्पी का वैल्यू है 50 न्यूट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और थर्ड एंथैल्पी का जो वैल्यू है 285। तो अगर पहला और सेकंड का डिफरेंस निकालेगा तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा मतलब डिफरेंस है, डेल्टा मतलब डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा होगा 7.4, डिफरेंस आ रहा है 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक, डिफरेंस कितना आ रहा है 7.4 का। तो अब 7.4 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग क्या सीखे थे कि डिफरेंस अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम रहेगा, यानी इससे अगर लेस रहेगा, तो जो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा स्टेबल होगा। तो इसका देखो यहाँ पे इसका ये +1 और ये +2 है। ठीक है, इसमें हायर स्टेट कौन सा होगा, +2 होगा। तो इसके इसलिए m+2 का स्टेबिलिटी m+1 से ज्यादा होगा, यानी जो m मेटल है m+2 उसका m+2 स्टेट m+1 से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका डिफरेंस का, हम बात करते हैं यहाँ का डिफरेंस का, यहाँ का डिफरेंस का। तो आपको दिख रहा है कि सेकंड एंथैल्पी का वैल्यू क्या है 15 न्यूटन वोल्ट है, और थर्ड का वैल्यू कितना है 85 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 70 न्यूटन वोल्ट का, डिफरेंस कितना आ रहा है 70 न्यूटन वोल्ट का। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे थे कि जब डेल्टा इन डिफरेंस का वैल्यू अगर 16 से ज्यादा हो जाएगा, 16 न्यूटन वोल्ट से अगर ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 16 न्यूटन वोल्ट, तो क्या होता है कि आपका जो लोअर स्टेट हो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लोअर स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना 70 है, 70 जो वैल्यू है 16 से तो काफी ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे एक +2 स्टेट है और एक +3 स्टेट है। लोअर स्टेट कौन सा है, तो लोअर स्टेट आपका +2 है, तो +2 आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। m+2 इज ग्रेटर देन m+3। ये आपको सोच के चलना है, ये आपको सोच के चलना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेबल होगा उसको हम लोग आरएस के वैल्यू से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का बात कर रहे हैं, तो किस पे डिपेंड करता है, तो एलिमेंट पे खुद पे डिपेंड करता है। एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उस पर डिपेंड करेगा, प्लस एक और चीज डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो सकता है। एक और चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, तो ये जो एलिमेंट है किससे कंबाइन करेगा, तो एलिमेंट विथ इट कंबाइन। तो जैसे अगर जो एलिमेंट है जिसका हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का बात कर रहे हैं वो किसी और एलिमेंट से अगर कंबाइन करेगा, तो उस एलिमेंट पे भी डिपेंड करेगा जिसको कंबाइन करने वाला होगा। क्यों डिपेंड करेगा, इसका फैक्टर होगा लैटिस एनर्जी में, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ वहां पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा पॉइंट, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अगला एप्लीकेशन क्या है, तो अगला एप्लीकेशन ध्यान देना, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास रहेगा मेटालिक करेक्टर। क्या रहेगा, मेटालिक करेक्टर। ध्यान देना, मेटालिक करेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, या फिर बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ये सारा का सारा ये सिमिलर चीज है, मतलब ये आपस में प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सेम ही चीज पे डिपेंड करने वाला है। यानी मेटालिक कैरेक्टर बोले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोले, या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का बात कर रहे हैं, या तो बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का हम बात कर रहे हैं, तो ये सब आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और ये आयनाइजेशन थेरेपी पे कैसे डिपेंड करता है, तो सारा क्वांटिटी आयनाइजेशन थेरेपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनाइजेशन थेरेपी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मेटल का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो जिसका आयनाइजेशन थेरेपी इतना लो रहेगा उतना ही उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा, उसके लिए आसान हो जाएगा, उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, रेटिविटी का बात करते हैं तो मेटल कैसे कैसे रेट करता है, तो मेटल जब भी रेट करेगा तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा तो मेटल जो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो जो लूज करने का जो प्रॉपर्टी है मेटल का इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं आयनाइजेशन थेरेपी से। जिसका आयनाइजेशन थेरेपी लो होगा उसके इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा, उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, उसका पैसे लिंक कर सकते हो। तो आपको पता है कि जब भी आप अलोंग द पीरियड जाते हो, जब भी आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो आपका नेशनल थेरेपी क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर ये ऐसे बढ़ेगा तो ये सारा प्रॉपर्टी क्या होगा, ये सारा प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा।
तो लॉन्ग द पीरियड में सारा प्रॉपर्टी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब भी आप डाउन द ग्रुप में आते हो, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, आपका अनएशन थेरेपी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अनएशन थेरेपी आपको डिक्रीज करेगा, तो सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इन प्रॉपर्टी को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट एप्लीकेशन का रहेगा बच्चों लोग, उसका रहेगा नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उससे पहले ध्यान देना कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करके दिया हुआ है। बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का, तो देखोगे एक ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबीसीएस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये सब सेम ग्रुप का है, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहता है बढ़ना चाहिए, ये बढ़ रहा है। ठीक है, बोला कि मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर करना है हमको, किसका कंपेयर करना है, तो ग्रुप 15 का, हाइड्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसपी और बिस्मथ। तो आपको पता है कि सर डाउन द ग्रुप का एलिमेंट है, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, आपका अनएशन भी घटता है, तो क्या होता है, मेटल कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मेटल कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी वाटर, रिएक्टिविटी विद द वाटर, ग्रुप 2 का एलिमेंट्स लिया हुआ है, तो हमको पता है नीचे आने से क्या होता है, नीचे आने से आपका अनएशन पे क्या होगा, घटेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको दिखता भी होगा। बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो उसके लिए स्टीम चाहिए होगा, मतलब स्टीम से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। बाकी जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम है, वो क्या होता है, आपके कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी नीचे आने से क्या होगा, मेटल का जो रिएक्टिंग पावर है वो क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो मेटल का रिएक्टिंग पावर क्या हो रहा है बच्चों लोग, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आप सोच सकते हो। ये रहेगा आपके मेटालिक कैरेक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। और हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डिपेंडेंस एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन का, तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन कितना करना चाहता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसे आप गवर्न कर सकते हो एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर को आप गवर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटालिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर, ये सारा का सारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, यानी अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आपको पता है कि लॉन्ग द पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है, ये सारा प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और हम डाउन द ग्रुप का बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप में होता क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है, ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो भी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, हम लोग का लास्ट एप्लीकेशन जो पढ़ना हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो पढ़ना हमको इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसको समझने की कोशिश करो, इसे थोड़ा समझना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो समझो इसको पहले। तो बात करें हम ग्रुप 13 का, पहले हम बात कर रहे हैं ग्रुप 13 का। ग्रुप 13 का जब हम बात करेंगे, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट कौन कौन सा होता है बच्चों लोग, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट होता है बोरोन, अल्मोनियम। ठीक है, बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर में लिखा नहीं हूँ, आपको पता होना चाहिए। बोरोन क्या होता है, 5 होता है, अल्मोनियम क्या होगा, 13 होगा, गैलियम क्या होगा, 31 होगा, इंडियम 49 और थैलियम होता है 81। ये सबका एटॉमिक नंबर हुआ। यहाँ आपके पास उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो सबका। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, समझे, और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिख रहा है। तो बोरोन का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर अल्यूमिनियम के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ दिख रहा होगा। गैलियम में देख रहा हूँ, गैलियम में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख रहा हूँ, +3 भी लिखा हुआ है और +1 भी लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियम में +3 है और +1 भी है, और थैलियम में +3 और +1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया। अब ध्यान देना, इसमें इसमें इसका पॉइंट क्या समझो आप, तो इसका पॉइंट समझोगे आप, होता क्या देखोगे, तो ग्रुप 13 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सबका +3 स्टेट आपको दिख रहा होगा। तो ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 हो सकता है, +3 होगा, +3 होगा, तो सब में +3 लिखा होगा। अब देखना ध्यान से, बोरोन और अल्युमिनियम जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही एक्वायर करता है, मतलब बाकी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट ज्यादा जगह पे क्या होगा, मैक्सिमम जगह पे क्या होगा, वो +3 स्टेट को एक्वायर करेगा। ठीक है, तो बोरोन और जो अल्युमिनियम होता है
बोरोन और जो अल्युमिनियम होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, अक्वायर करेगा। ठीक, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोरोन एल्यूमिनियम का +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर कंपाउंड बनाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +3 रहेगा। ठीक, तो बोरोन एल्यूमिनियम +3 है। देखो गैलियम इंडियम और थैलियम भी +3 होता है, तो सबके सामने +3 लिखा हुआ है। पर ध्यान देना, गैलियम इंडियम थैलियम में +3 के अलावा +1 स्टेट को भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि +3 का अलावा +1 क्यों हो रहा है, तो ध्यान देना, आप देखोगे कि गैलियम में 3D का फिलअप हुआ है, इंडियम में 4D का फिलअप हुआ है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब 3D ऑर्बिटल का जो शिल्डिंग होता है पुअर होता है, तो अगर मान लेते हैं गैलियम का बात करते हैं तो गैलियम में क्या आउटर में क्या 4s2 है, 4p1 है, और अंदर में क्या D10 फिलअप है, D10 फिलअप है। तो जो 3D10 फिलअप है उसका इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर पाएगा क्या, नहीं बैलेंस कर पाएगा। तो होगा क्या, आउटर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो आउटर सेल में आपका s में इलेक्ट्रॉन और p में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि s और p के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा पास कौन होगा, तो s का इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होगा, तो उस पर अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो होता क्या है कि पुअर शिल्डिंग ऑफ d ऑर्बिटल के कारण आपके s के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, एस सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। जिस पे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, उस केस में एस का इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता नहीं है, तो उस केस में खाली पी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पी में जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो स्टेट क्या आएगा, +1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे +1 लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में क्या होगा, थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाएगा, उसके कारण +1 स्टेट लिखा हुआ है। सेम रीजन हो जाएगा इंडियम में +1 होने का। ठीक है, और थैलियम में क्या होता है, थैलियम में तो 4f आ गया, तो 4f का शिल्डिंग और ज्यादा पुअर होगा, तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा आउटर मोस्ट सेल पे, तो क्या होगा, फिर से उसका एस का इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए क्या होता है, सिर्फ पी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे +1 आ सकता है। यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एस का इलेक्ट्रॉन निकालने का +3 होगा, और एस का इलेक्ट्रॉन निकलने में थोड़ा सा रिलेक्टेंट होगा, तो +1 स्टेट होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी सब सेल। ठीक है, तो यहाँ पे फंडा ये है। अब ध्यान देना, इसका पूरा का पूरा रीजन क्या हो गया, तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग। क्यों हो गया, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब देखोगे, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस चीज को, तो ध्यान देना, आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने +3 स्टेट को सर्किल किया हुआ है। तो गैलियम का 2 स्टेट है, +1 +3, बट स्टेबल अभी भी +3 है, जिसको मैं सर्किल किया हूँ स्टेबल स्टेट है, जिसको मैं सर्किल किया स्टेबल स्टेट है। इंडिया में देखना +3 +1 है, और मैं सर्किल किसको किया हूँ, +3 को किया हूँ। मतलब दोनों स्टेट को अगर कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल होगा +3। वही चीज अगर थैले में चेक करोगे तो थैले में उल्टा हो जाएगा, थैले में उल्टा हो जाएगा। थैले में क्या हो जाएगा, +3 +1 में +1 ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि थैले में 4f का पोर शेडिंग आता है, जो कि बहुत ज्यादा पुअर होता है। तो अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि एस का इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं चाहता, बस पी का इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, डी का शेडिंग पुअर होता है, इसी कारण क्या होता है, 1+1 स्टेट आना चालू करता है। बट एफ के पोर शेडिंग इतना ज्यादा पुअर होता है कि वो एस से इलेक्ट्रॉन निकलने देगा ही नहीं, मतलब उसको बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो बस पी का इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा पाएगा। तो इसलिए +1 स्टेट उसका स्टेबल है। इसका केमिस्ट्री में एप्लीकेशन क्या होता है कि जब भी केमिस्ट्री में आप गैलियम का +1 स्टेट देखना, तो गैलियम का +1 स्टेट स्टेबल नहीं है तो खुद कहाँ भेजेगा, +3 भेजेगा। तो गैलियम +1 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो गैलियम +1 को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। Ra मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, सिमिलरली अगर इंडियम का +1 स्टेट कहीं केमिस्ट्री में होगा, इंडियम का +1 स्टेट स्टेबल नहीं है, तो कहाँ जाएगा, खुद को भेजेगा स्टेबल में। स्टेबल क्या होता है, +3 स्टेट, इंडियम का +1 +3 में भेजेगा, तो इंडियम +1 को हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री में क्या, रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। ठीक, ये बोल सकते हो आप। बात करते हैं थैलियम का, तो थैलियम में कौन सा स्टेबल है, +1 स्टेबल है। तो थैलियम का +3 स्टेट आपके पास होगा, तो थैलियम का +3 खुद को भेजेगा +1 स्टेट में, खुद को भेजेगा +1 स्टेट में। इसको बोलते हैं हम लोग, तो थैलियम का जो +3 स्टेट है वो खुद का रिडक्शन कर रहा है, खुद का रिडक्शन करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थैलियम +3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आपको सोचना है, ये आपको सोच के चलना है। ठीक है, तो ये हुआ ग्रुप 13 में, इसका एप्लीकेशन को क्लियर हो रहा है। अब ध्यान देना, इसी इफेक्ट को देखेंगे हम ग्रुप 14 में। तो ग्रुप 14 ध्यान दोगे, तो ग्रुप 14 में चेक करना एक बार, ग्रुप 14 का एलिमेंट क्या क्या होता है, कार्बन सिलिकॉन। ठीक है,
कार्बन, सिलिकॉन और क्या होता है चलो, जर्मेनियम, टिन, लेड, सारे का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो ध्यान देना, यहाँ भी मैंने मार्क किया हूँ जर्मेनियम, टिन और लेड को मार्क करो। तो यहाँ पे देखोगे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 और पी में 2। तो चारों को बाहर निकाल दोगे तो क्या हो, +4 स्टेट अचीव करेगा। तो देखना सबका सब +4 स्टेट सबके लिए मैं लिखा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं +4 स्टेट के अलावा और कुछ हो सकता है क्या। तो जर्मेनियम में चूंकि डी में इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो डी का ऑक्सीजन क्या होगा, पुअर होगा। इसके कारण क्या होगा, बाहर के एस पे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एस का इलेक्ट्रॉन अगर नहीं निकलेगा तो बस पी का निकलेगा, तो क्या होगा, +2 स्टेट अचीव करेगा, क्योंकि पी में 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली 10 में भी क्या होगा, +2 स्टेट अचीव करेगा। सिमिलरली लेड में क्या होगा, +2 स्टेट अचीव करेगा। अपने काम का बात क्या है कि अब अगर स्टेट को हम कंपेयर करते हैं, स्टेट के स्टेबिलिटी को अगर आप कंपेयर करोगे तो जर्मेनियम का 2 स्टेट आपके पास हो सकता है, +4 +2। लेकिन सर्किल किसको किए हैं, +4 को हम सर्किल किए हैं, इसका मतलब जर्मेनियम का +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली बात करते हैं टिन का, टिन का ही +4 +2 में सर्किल कौन सा क्या हुआ, +4, यानी +4 से ज्यादा स्टेबल होगा। वही बात करते हैं लेड, यानी लास्ट एलिमेंट का, यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी क्या +4 +2 में से +2 से ज्यादा स्टेबल होता है। यानी आपके पास जो लास्ट मेंबर है ना, लास्ट मेंबर में जो जो बिलो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी दो जो हायर स्टेट से, हाईएस्ट स्टेट से जो 2 कम है, इसका हाईएस्ट स्टेट क्या है, +4 है, उससे 2 कम क्या होगा, +2। तो जो +2 कम, जो 2 कम का जो स्टेट है, जो लोअर स्टेट हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 4f का सीलिंग बहुत पुअर होता है, तो वो आउटर मोस्ट एस पे अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ा देगा, एस का इलेक्ट्रॉन निकलने में निकलेगा, लेकिन निकलना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो एलिमेंट उसको लूज नहीं करना चाहेगा, और अगर तुम एलिमेंट से उसको निकाल लोगे तो एलिमेंट हो जाएगा अनस्टेबल, एलिमेंट हो जाएगा अनस्टेबल, और उसको वापस रीगेन करना चाहेगा, उसको वापस रीगेन करना चाहेगा, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन का केमिस्ट्री में एप्लीकेशन क्या होता है, ध्यान देना। तो एप्लीकेशन ये होगा कि जब भी जर्मेनियम का +2 स्टेट आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये होता है अनस्टेबल, खुद को कहाँ भेजना चाहता है, +4 में भेजना चाहता है, खुद खुद को +4 में भेजेगा तो क्या होगा, तो जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन होगा। जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो उसको हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग टिन का, तो टिन का +2 स्टेट, टिन का +2 स्टेट अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कहीं भी, तो टिन का +2 स्टेट खुद को कन्वर्ट करेगा +4 में, यानी टिन का +2 स्टेट हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। वही बात करता है लेड में, तो लेड में रिवर्स होगा, लेड का +4 स्टेट अनस्टेबल होता है, तो लेड का +4 स्टेट कहाँ जाएगा, +2 में, यानी लेड खुद को रिड्यूस करेगा +4 से +2 में, तो लेड +4 का नेचर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी खुद को रिड्यूस कर रहा है, इसको बोलेंगे लेड +4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये रहा आपका ग्रुप 14 में एप्लीकेशन। सिमिलरली बात करते हैं ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 का जब बात करें बच्चों लोग, तो ध्यान देना, तो हम लोग ग्रुप 15 में लास्ट एलिमेंट पे फोकस करें। तो लास्ट एलिमेंट क्या आपके पास है, बिस्मथ है। बिस्मथ है तो देखोगे बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आपके पास 4f14, इसका जेड होता है ना, एटॉमिक नंबर होता है 83। क्या होता है 83, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ 4f14 5d10 6s2 6p3। इस 4f14 का कारण क्या होता है कि आपका जो आउटर मोस्ट क्लाउड है कौन सा, 6s2 और 6p3, उसमें से s ज्यादा पास होगा, तो s पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इतना कि s का इलेक्ट्रॉन लूज करने देगा नहीं। तो यानी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया एस का इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो बस अगर पी का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बिस्मथ +3 स्टेट एक्वायर करेगा, ठीक। और अगर एस को भी तुम निकाल देते तो +5 होता, बट दोनों में स्टेबल क्या होता, दोनों में स्टेबल हो जाएगा +3, यानी बिस्मथ का +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका मतलब बिस्मथ का +5 स्टेट अगर केमिस्ट्री में आपको लिखा हुआ दिया दिखेगा, ये होता अनस्टेबल, खुद को कहाँ भेजना चाहता है, तो खुद को भेजना चाहता है +3 स्टेट में, ठीक, खुद को भेजेगा +3 स्टेट में। इसका मतलब बिस्मथ +5 क्या हो रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो बिस्मथ +5 को बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल सकते हो आप लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे सकते हो आप, ठीक है। अब ध्यान देना, तो हम लोग लास्ट में सीखते हैं कि इनर पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन मैं बस डिफाइन करूं आपके लिए, तो ध्यान देना। तो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग d and f orbitals, the increased effective nuclear charge, ठीक है। तो आपका d और f का पोर शील्डिंग होगा, उसके कारण क्या होगा, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आउटर क्लाउड पे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो
ए इंक्रीज कर चुका है। इसके कारण क्या होगा, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल का जो एस ऑर्बिटल है यानी एस सबसेल है, उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ गया। तो क्या बोल रहा है, द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स एनएस इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली एंड देयरबाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द बॉन्डिंग प्रोसेस। यानी एस पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स इतना बढ़ जाता है कि उसका जो पार्टिसिपेशन है बॉन्डिंग में क्या हो गया, बॉन्डिंग में क्या होगा, घट जाएगा। बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, चलो घट जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। तो ये पूरा हो गया आपका इनर पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो ये आप लोग को पढ़ना होगा। जब आप आओगे पी ब्लॉक पढ़ोगे आप क्लास 11 पे, यानी पार्ट 2 बुक को जब पढ़ोगे वहीं आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा। ये डेफिनेशन वहां पे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जो इनर पेयर इफेक्ट का हम बात करते हैं तो ज्यादा प्रोमिनेंट किस में होगा, तो लास्ट मेंबर में होता है। तो मोर प्रोमिनेंट इन द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, जैसे हम बात किए थे। तो ग्रुप 13 में किस में था ज्यादा प्रोमिनेंट, थैलियम में। ग्रुप 14 में लेड में, और ग्रुप 15 में बिस्मथ में। यानी जो लास्ट मेंबर होगा उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और प्लस इनर पेयर इफेक्ट जो भी इफेक्ट है ये किस में होता है, इसमें किस में देखोगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। किसमें होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में। इस टॉपिक के बिगनिंग में ही मैंने लिख दिया था पी ब्लॉक। ठीक है, इनर पेयर इफेक्ट अगर आपको टॉपिक कवर करना है तो किसमें होगा, पी ब्लॉक में होगा। इसको बाकी ब्लॉक में आप मत देखना। ठीक है, तो जनरली होता है पी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक, ये रहा आपका इनर पेयर इफेक्ट। यानी इसके साथ हम लोग एप्लीकेशन सारा खत्म कर लिए। एप्लीकेशन सारा हम लोग का कवर हो चुका है। अब आप लोग कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जान लो, मतलब का जो आयनेशन एंथैल्पी है वो किस किस चीज पे और डिपेंड कर सकता है। तो ध्यान देना, आपका जो आयनेशन एंथैल्पी होता है वो डिपेंड करता है पेंट्रेशन पावर में। तो पेंट्रेशन पावर का मतलब होता है कि जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा, जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसको बोलते हैं वो न्यूक्लियस को पेंट्रेट कर रहा है। सिंपल सा फंडा है ना, जो न्यूक्लियस से जितना पास होगा ना उसको बोलते हैं वो ज्यादा न्यूक्लियस को पेंट्रेट कर रहा है। तो सिंपल सा, जो न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगा उसमें न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो जो जितना न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगा उसका मतलब उसका पेंट्रेशन पावर हाई है, यानी न्यूक्लियस को ज्यादा पेंट्रेट कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर न्यूक्लियस से ज्यादा पास है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसलिए आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, उसके लिए हाई होगा। अगर बात करते हैं हम लोग सेम सेल का, तो सेम सेल में एस ऑर्बिटल, एस सबसे पास होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो आपका जो आयनेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा तो सबसे हाईएस्ट होगा एस के लिए, फिर पी के लिए, फिर डी के लिए, फिर एफ के लिए। कब, जब सेल का नंबर सेम हो, जब सेल का नंबर सेम हो। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं आयनेशन एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो जितना ज्यादा अल्टरनेटिव होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो कुछ को हम लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी बस आप समझ लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा में भी दिक्कत होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट का दो टाइप होता है, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। तो आई इफेक्ट का दो टाइप है, एक प्लस आई है और एक माइनस आई है। तो बोला गया है कि आयनेशन एंथैल्पी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा माइनस आई। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा प्लस आई। इसका मतलब माइनस आई पावर अगर बढ़ेगा तो आपका आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, और प्लस आई पावर बढ़ेगा तो आपका आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। तो ये आपको डिपेंडेंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बेटर समझ में आ जाएगा। तो अभी बस याद रखना, ये आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो हम लोग आपको दिखा चुका हूँ कि आईआईटी एडवांस तक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन लोग पढ़ रहे उसका कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम चेक भी कर चुके हैं। ये बस एक टॉपिक कवर हो रहा था, इस टॉपिक में बाकी जहां जहां केमिस्ट्री में लिंकेज होगा वो सारा आपके पास एक जगह में जमा कर दे रहा हूँ, ताकि आपको जब बार दूसरी बार जब पढ़ो तो आपको बस रिवीजन हो, आपको बस रिवीजन हो। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चों लोग, आपका जो आयनेशन एंथैल्पी होता है तो आपका आयनेशन एंथैल्पी आपके एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, आपके एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब मान ले एस है, पी है, डी है और एफ है। एस ज्यादा पास होता है न्यूक्लियस के, एस ज्यादा पास होगा तो क्या होगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या डिफिकल्ट होगा। तो वही चीज है कि अगर मान लेते हैं कि एस ज्यादा पास है तो जिसमें एस का कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें एस का कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो वही ये समझाया हुआ है
एस कटर का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब आप पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज को मुझे कवर करना है, तो ये बस वहाँ का इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ कि जब बात करते हैं हम लोग हाइब्रिडेशन का, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो हाइब्रिडेशन sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है। sp में देखोगे s और p एक एक है, s का परसेंट कितना होगा? 50%। p में sp2 में क्या है? s का 1 और p का 2 है, तो क्या होगा? s परसेंट s क्या होगा? 33.33%। और sp3 में क्या होगा? s का परसेंट होगा 25%। तो जिसमें s कटर ज्यादा होगा उसका अनस्टेबल पे क्या हाई होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? sp sp2 sp3, यानी आपको जो एंथैल्पी का वैल्यू है वो sp का सबसे हाईएस्ट होगा, फिर sp2 फिर sp3 का होगा। ठीक है। अब जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइज, जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है sp2, और जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा होता है sp3। इसी अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का एंथैल्पी ज्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये डाटा आपको समझाया हुआ है यहाँ पे। तो इसके साथ हम लोग का एंथैल्पी का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। ठीक है।